गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के 30वें व्याख्यान में आप सभी प्रतिभागी बंधुओं, प्राध्यापक साथियों, शोधार्थी मित्रों, विद्यार्थियों सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमारे कार्यक्रम के आदरणीय वक्ता हैं आचार्य प्रमोद कोवप्रत जी, जो कालीकट विश्वविद्यालय केरल में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। हम उनका गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के इस मंच पर लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, ये गंगा कावेरी व्याख्यानमाला विगत वर्ष 2020 में जुलाई माह के 31 तारीख से प्रेमचंद जी की जयंती के दिन से प्रारंभ हुई थी और आज इसका 30वां व्याख्यान है। तो मैं पुनः आज के आदरणीय वक्ता प्रोफेसर प्रमोद जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह है बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि दक्षिण में हिंदी लेखन दशा और दिशा विषय पर आज अभी वो अपना व्याख्यान देंगे। प्रायः हिंदी साहित्य की जब चर्चा होती है तो वह ज्यादातर उत्तर भारत तक सिमट कर रह जाती है, जैसा कि एक सर्वमान्य धारणा है, बहुमान्य धारणा है। आज प्रोफेसर प्रमोद कोवप्रत जी, जो कालीकट विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, आज वो इस विषय पर अपनी बात रखेंगे, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। तो कार्यक्रम में उनका हार्दिक स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, और हमारे मित्र जो पोम्पई कॉलेज मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी। मैं सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस व्याख्यान को आगे बढ़ाऊं, इसके पहले हमारी एक परिपाटी चल रही है कि जिस वक्ता को हमें आप लोगों से रूबरू कराना होता है, हम उनके बारे में एक सामान्य परिचय करवाते हैं। तो हम अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी, जो पोम्पई कॉलेज एकला में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि प्रोफेसर प्रमोद कोवप्रत जी का परिचय देने का अनुग्रह करें। डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी। आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद तिवारी जी। प्रमोद जी को भी मेरा नमस्कार। और इस पटल पर पहली बार उनका स्वागत है। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह 30वां व्याख्यान है। तो इस 30वें व्याख्यान में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आमतौर पर सभी लोग यह समझते हैं और जानते हैं कि हिंदी साहित्य की जो सृजन प्रक्रिया जो होती है सिर्फ हिंदी क्षेत्र में होती है, हिंदी तर्क क्षेत्र में उसके संबंध में ज्यादातर जानकारी नहीं होती है। तो इस दृष्टि से हमने सोचा कि हिंदी तर्क क्षेत्र के मतलब दक्षिण में हिंदी लेखन की दशा और दिशा, इस विषय पर हमने प्रमोद जी से प्रार्थना की। तो उन्होंने सहर्ष हमारे साथ इस पटल पर जुड़ने के लिए
अपनी अनुमति प्रदान की है, तो मैं फिर से उनको पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलूर और मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ मंगलूर एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की ओर से मैं इस पटल पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो तिवारी जी, आपको परिचय देने के लिए, जो अवसर देने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं आपके सामने आज के जो प्रमुख वक्ता है प्रमोद कोपरत, इनका परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रमोद कोपरत ये दक्षिण के सुदूर केरला में स्थित कालीकट विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य हैं। इन्होंने हिंदी में एमए और अंग्रेजी में एमए और समाजशास्त्री में एमए इन्होंने हासिल की है, और इसके बाद अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा इनका है, और इसके बाद पीएचडी भी जो शोध कार्य इनका संपूर्ण हुआ है। इनकी मातृभाषा मलयालम है, यह ज्ञान देने की बात है। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, हम सभी दक्षिण के हैं। इनकी मातृभाषा मलयालम है। मलयालम होते हुए भी हिंदी क्षेत्र में जो सेवारत है, हम जैसे, मैं भी कन्नड़ का, जो मेरी मातृभाषा भी कन्नड़ है, तो इस प्रकार इनकी मातृभाषा मलयालम है। तो इनका सेवा अनुभव है 1996 से लेकर के आज तक ये हिंदी जो अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में सेवा निरत है। तो इनकी विशेष रुचि है आधुनिक हिंदी कविता, अनुवाद, भारतीय साहित्य, समकालीन साहित्य, इसमें इनकी विशेष रुचि है। और अभी तक 8 शोधार्थियों को पीएचडी इनके मार्गदर्शन से प्राप्त है, और 8 शोधार्थियों का जो इनके मार्गदर्शन में शोध कार्य अभी जारी है। तो इनकी ओर से प्रकाशित पुस्तकें 16 प्रकाशित पुस्तकें हैं इनकी। इसमें इनमें भारतीय जीवन मूल्य और ज्ञानपीठ पुरस्कृत हिंदी कवि, समकालीन हिंदी कविता का तापमान, शताब्दी कवि, धरती और धड़कन, हिंदी गद्य विमर्श के नए क्षितिज, जनभाषा हिंदी, इनकी जो कृतियां, और जो इनसे संपादित कृतियां हैं 21वीं शती में अनुवाद, दशाएं और दिशाएं, हिंदी साहित्य समकालीन परिप्रेक्ष्य, हिंदी साहित्य समय से साक्षात्कार, समकालीन हिंदी साहित्य और नए विमर्श, काव्य चयनिका इनकी और एक कृति है, साहित्य का सामयिक सरोकार, और उसके बाद हिंदी दलित साहित्य एक मूल्यांकन, हिंदी दलित साहित्य का विकास, भीष्म साहनिका साहित्य, हिंदी की वैश्विक महत्ता और 21वीं सदी के उपन्यास, इनकी कृतियां। तो इनके द्वारा लगभग 120 से अधिक आलेख अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, जैसे कि गवेषणा, भाषा, समकालीन भारतीय साहित्य, नया ज्ञानोदय, इस तरह के अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में इनके 120 से ज्यादा लेख प्रकाशित हैं। तो 30 से अधिक पुस्तकों में इनका रचना सहयोग है। और इनका जो एक विशेष बात यह है कि ये जो हर साल में 4 या 10 तक इस तरह के जो संगोष्ठियां, माने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां कराते हैं। फिलहाल तो क्या है, कोरोना की वजह से ये कार्य नहीं हो पा रहा है, तो फिर भी इन्होंने 110 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आलेख इनकी प्रस्तुति है। अनुवाद, हिजड़ों की जिंदगी इनकी पुस्तक जो है प्रकाशकाधीन है, और एक मलयालम उपन्यास का अनुवाद कार्य जारी है। कहानियों, लेखों तथा कविताओं का हिंदी से मलयालम और मलयालम से हिंदी में एक अनुवाद का कार्य करते रहते हैं। और आकाशवाणी में भी ये सक्रिय है। अपने जो समय के अनुसार ये सभी जो क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, और इनकी सेवा
को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय वाला पुरस्कार है, साहित्य गौरव सम्मान और यास्क पुरस्कार है, हिंदी भाषा भूषण सम्मान, अनुराग साहित्य सम्मान, राष्ट्रीय साहित्यांचल सृजन सम्मान, दिव्या वाचस्पति उपाधि बिहार से है, और पेरिस जो विश्व हिंदी सेवी सम्मान, और सतीश चंद्र अग्रवाल साहित्य श्री सम्मान इनको प्राप्त है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मान प्राप्त है। तो ये है आज के हमारे जो मित्रवर्य हैं, जो मुख्य वक्ता हैं, इनसे हम सुनेंगे दक्षिण में हिंदी लेखन दशा और दिशा, इस विषय पर हम इनसे वक्तव्य हम सुनेंगे। तो आज के वक्ता हैं कालीकट विश्वविद्यालय केरल के जो हिंदी विभाग के आचार्य प्रोफेसर प्रमोद कोपरन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजुनाथ जी। धन्यवाद। आपने विस्तार से परिचय करवाया है। और सबसे पहले इसी बॉम्बे कॉलेज आईकला मंगलुरु और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभाग और समस्त कॉलेज के अधिकारियों, अध्यापक बंधुओं को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम परंपरा के रूप में रखा है और इसके साथ पूरे भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ, बॉम्बे कॉलेज और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा से इसी कार्यक्रम से जुड़े हुए या इसका नेतृत्व करने वाले जैसे बॉम्बे कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर के.वी. पुरुषोत्तम जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष एवं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हमारे परम मित्र डॉक्टर एस.एम. मंजुनाथ जी और SLBS डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी और इसी कार्यक्रम के संयोजक के रूप में उपस्थित डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, इसी कार्यक्रम में उपस्थित देश के विभिन्न महाविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों या अन्य संस्थाओं के विद्वज्जनों, हिंदी प्रेमियों, शोधार्थियों, छात्र छात्राओं, सभी को मेरा प्रणाम। मेरे लिए जो अवसर गंगा कावेरी व्याख्यान माला नामक इस तरह के अखिल भारतीय मंच पर प्रदान किया है, उसके लिए विशेषकर डॉक्टर मंजुनाथ जी के प्रति और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। दरअसल कोरोना काल ने हमें नई सबक दी है, नया सोचने के लिए रास्ता प्रदान किया। मुझे लगता है इसी प्रकार की सोच का परिणाम है ये। जैसे बताया गया है पिछले जुलाई से लेकर अभी ये 30वां व्याख्यान है, ये छोटी बात नहीं है। यानी हिंदी के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से एक प्रकार की एक ही भावधारा के, एक ही भावना के, एक ही संवेदना के लोगों को जोड़ना, ये बहुत ही क्रमशः देखा जाए। कितने भी हम
सराहना करे अधूरा ही रहेगा। लेकिन ये जो मूर्त रूप से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए ये हमारे दोनों मित्र और दोनों कॉलेज विशेषकर बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे यहाँ जो विषय दिया गया है या इसी कार्यक्रम के लिए, इसी व्याख्यान माला के लिए जो विषय रखा गया है, मैं समझता हूँ हर दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय है। दक्षिण में हिंदी लेखन, दशा और दिशा। आजकल हम देख रहे हैं कि हिंदी का जो वैश्विक स्वरूप है, हिंदी का जो बदलता स्वरूप है, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के युग में या इंटरनेट के युग में या साइबर युग में, हम भाषा की संभावनाओं की चर्चा बार बार कर रहे हैं। हिंदी एक और आजकल किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं रह गई है। भारत को आजकल विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है और विश्व में, पूरे विश्व के सामने एक उभरती ताकत के रूप में भारत सामने आ रहा है। तब ये निश्चित है कि भारत की सबसे सशक्त भाषा, यानी 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन सब के बावजूद भी, जैसे संविधान स्वीकृति के लिए बहुत सारी भाषाएं लाइन पर खड़ी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी, हेलो, आवाज आ रही है ठीक तरह से? जी जी आ रही है सर। अच्छा ठीक है, आ रही है जारी। जी जी जी, आवाज आ रही है सर, ठीक तरह से आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है कि अभी जो संविधान स्वीकृत जो भाषाएं हैं, और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो लाइन पर खड़ी है, या हमें भी स्वीकार करो इस तरह लाइन पर खड़ी हुई है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, सारी भाषाएं साहित्य की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन हिंदी उसकी व्यापकता, प्रचार प्रसार और बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से सबसे समृद्ध भाषा है। ये हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। पूरे भारत में ही नहीं, विश्व की बहुत ही ताकतवर भाषा के रूप में, एक वैश्विक भाषा के रूप, विश्व भाषा के रूप में हिंदी अपने आप आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी मेरा कहने का यही तात्पर्य है, हिंदी आजकल एक प्रांत की, जिस खड़ी बोली हिंदी का हम प्रयोग करते हैं, जिस मानक हिंदी का हम प्रयोग करते हैं, वो दरअसल एक प्रदेश की, एक प्रांत की भाषा में। हम जैसे प्रमुख रूप से जो 17 बोलियों की चर्चा करते हैं, यानी इन बोलियों से मिला जुला हिंदी के बहुत बड़ा अस्तित्व है। लेकिन जिस मानक भाषा का, जिस खड़ी बोली का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो खड़ी बोली आप देखेंगे एक प्रदेश की भाषा से बढ़कर पूरे देश की, भारत की भाषा रह गई है। संविधान में जिस भाषा की चर्चा की गई है, वो हमें याद रखना होगा। हम बार बार गलती से कहते हैं हिंदी राजभाषा है, हिंदी राजभाषा है, हिंदी का यानी केवल ऑफिशियल लैंग्वेज। हमें ये बात का ध्यान देना ही पड़ेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज को हमने खाली सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में उसे एक दूसरे खाते में डाल दिया है, लेकिन ये ठीक नहीं है। जब हम हिंदी को भारत की भाषा के रूप में, भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, वो दरअसल भारत की भाषा है, भारत राष्ट्र की भाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है। लोग बार बार चर्चा करते हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिलनी चाहिए। अब देखिए, जिस प्रकार उसे राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गई है, वो एक प्रकार से हमें मानना ही पड़ेगा वो देश की भाषा के रूप में, क्योंकि हमारी जैसे हमारे अनुच्छेद 351 में जो बताया गया है, सामासिक संस्कृति को बरकरार रखने की जो बात है, सामासिक संस्कृति को, अगर आप देखिए जैसे भारतीय भाषाओं की
शब्दावली को स्वीकारते हुए समृद्ध करने की जो बात है, अगर हमें सामाजिक संस्कृति को लेते हुए आगे बढ़ना है तो वो किस प्रकार से प्रशासन की भाषा हो सकती है। हमारी गलतफहमी हो गई है। मैं उस पर पहले आपको थोड़ा सा एक कार्यक्रम में हम बात करते हैं, और ये इसी सामाजिक संस्कृति को आगे बढ़ाने की जो बात बताई है वो दरअसल सिर्फ राजभाषा के रूप में है, और वो संस्कृति की वाहिगाह है। वो एक प्रदेश की, हिंदी प्रदेश की सिर्फ संस्कृति की बात नहीं है, देश की संस्कृति को, यानी गैर हिंदी प्रदेश, जिसे बार बार लोग हिंदी प्रदेश कहते हैं, वो भी गलत है। आपको हिंदीतर प्रदेश कहना पड़ेगा या गैर हिंदी प्रदेश कहना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस खड़ी बोली हिंदी का हम प्रयोग करते हैं वो पूरे भारत की हिंदी है, या विदेशों में जिस प्रवासी साहित्य की हम बार बार चर्चा करते हैं, विदेशों में भी जिस हिंदी का प्रचलन है वो मूल रूप से खड़ी बोली हिंदी का एक सामान्य स्वरूप आ जाता है, लेकिन उसके बीच बीच में जैसे बोलियों का प्रभाव, आप केरल में जो लोग लिखेंगे मलयालम का प्रभाव आएगा, कन्नड़ से जो लोग लिखेंगे कन्नड़ का प्रभाव आएगा, तमिलनाडु के जो लोग हिंदी में लिखेंगे तमिल का प्रभाव आएगा, और जो भोजपुरी क्षेत्र से लिखेंगे भोजपुरी का प्रभाव आएगा, मैथिली क्षेत्र से जो लिखेंगे मैथिली का प्रभाव आएगा। आप देखिए राजस्थान से जो लिखेंगे राजस्थानी का प्रभाव आएगा, यानी हर प्रदेश से, जो ब्रज प्रदेश से लिख रहे हैं ब्रज का प्रभाव आता है। और हमें उसी तरह मानना चाहिए, जो अलग अलग भाषाओं का, बोलियों का जो प्रभाव है, जिस तरह हम कभी भी जब हिंदी में पंजाबी का मिश्रण आता है, जब हिंदी में राजस्थानी का मिश्रण आता है, जब हिंदी में खड़ी बोली हिंदी में अवधी का मिश्रण आता है, हमारे लिए कोई ऐतराज नहीं है। आप देखिए जब हिंदी में कन्नड़ का मिश्रण आता है, जब हिंदी में मलयालम का मिश्रण आता है, जब तमिल का मिश्रण आता है, तो कुछ लोग ऐतराज करते हैं, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी हिंदी के इतने सारे शब्द आ गए हैं, तब ये निश्चित है। तो हिंदी, तुर्की भाषा को हिंदी ने स्वीकार किया है, अंग्रेजी भाषा को स्वीकार किया है, पुर्तगाली शब्दों को स्वीकार किया है, अरबी शब्दों को स्वीकार किया है, फ्रेंच शब्दों को स्वीकार किया है। तो भारतीय भाषा अगर कन्नड़ के शब्दों को, अगर मलयालम के शब्दों को, अगर तमिल तेलुगु के शब्दों को स्वीकार करेंगे तो क्यों हम इसके प्रति विमुख रहे? ये मेरा एक सवाल है। और जब दक्षिण के या हिंदीतर प्रांत के हिंदी लेखन की जब हम बात करें, यानी तो हिंदी पट्टी है, हिंदी पट्टी से बाहर का जो प्रदेश है, बहुत सारे प्रदेश हैं, सिर्फ दक्षिण का नहीं है, बहुत सारे प्रदेश हैं। आप उत्तर की ओर जाएंगे, कश्मीर का पूरा वो इलाका पूरा का पूरा आ जाता है, और इसी गुजरात का पूरा इलाका इस साइड में आ जाता है, और उसी पूर्वोत्तर में हम देख रहे हैं, जैसे असम से लेकर बंगाल से लेकर उस तरफ, और दक्षिण में खासकर आप देखेंगे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलुगु प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सब मिलकर जिस तरह जैसे भाषाई आधार पर जो भी राज्य स्थापित हुए हैं, उन्हीं प्रदेशों में जिस प्रकार, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, जहां द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है, उसी प्रदेश में हिंदी के जो आयाम है, हिंदी के प्रचार प्रसार के जो आयाम है, उसी पर हमें बात करनी है। यानी हिंदी साहित्य की, हिंदी की जातीय अस्मिता की जो चर्चा हम कर रहे हैं, उससे क्यों हिंदी प्रदेश का साहित्य, जैसे हम उपेक्षित पात्रों की चर्चा करते हैं, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिस प्रकार मैथिली शब्द गुप्त को प्रेरणा दी है पुराणों के उपेक्षित पात्रों के बारे में लिखने के लिए, जैसे गंगा कावेरी व्याख्यान माला में
इस प्रकार जितने भी उपेक्षा साहित्य है या उसी के प्रति उन लोगों ने काफी सतर्कता के साथ काम अपना निभा रहे हैं या अपना दायित्व निभा रहे हैं, और इसीलिए हिंदी प्रांत के या दक्षिण में लिखने वाले हिंदी साहित्य पर चर्चा करने के लिए इन्होंने थोड़ा सा समय निकाला है। ये बहुत बड़ी प्रशंसनीय बात है। आप देखेंगे जब हम दक्षिण की हिंदी या दक्षिण के हिंदी साहित्य की जब चर्चा करेंगे, अवश्य हमें दक्षिण की जो हिंदी की जो पृष्ठभूमि है, हिंदी का जो प्रचार प्रसार है, उसी पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। विशेषकर हम जानते हैं कि उसके लिए पूरा श्रेय यानी महात्मा गांधी ने जिस प्रकार यानी दक्षिण में हिंदी फैलाने के लिए जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। यानी हिंदी को आजादी के समय जिस तरह यानी एक भावात्मक एकता में पूरे देश को, पूरे जनमानस को जोड़ने के लिए एक सशक्त हथियार के रूप में गांधी जी ने इस्तेमाल किया है, उसका परिणाम ही हमें कहना पड़ेगा आज का जो दक्षिण का या हिंदी तर प्रांत का जो हिंदी साहित्य है। यानी उन्होंने विशेषकर अपने सुपुत्र देवदास गांधी को दक्षिण में मद्रास भेजा है, और 1918 में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो आज स्थापित है, उसी का प्रारंभ या मद्रास को केंद्र में रखकर हिंदी प्रचार का कार्य गांधी जी ने शुरू किया था। यानी पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के कार्यालय के रूप में शुरू में ये कार्य कर रहा था, हिंदी प्रचार से जुड़ा था, लेकिन 1957 में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मौजूद रही, और उसके बाद उसकी महती भूमिका रही है पूरे दक्षिण में हिंदी के प्रचार प्रसार में। हम देख रहे हैं कि जैसे प्रशिक्षण प्राप्त बहुत सारे विद्वानों को भी प्रयाग से भेजा गया था, यानी जैसे दक्षिण में और मद्रास को केंद्र में रखते हुए हिंदी के प्रचार करने के लिए। हम ये भी जानते हैं कि बाद में जैसे हिंदी के सशक्त एक अस्तित्व के रूप में मोटूरी सत्यनारायण जी आते हैं, उनके नेतृत्व में सभा बहुत सारी प्रगति पाए हैं, शताब्दी भी अभी मना चुके हैं, हम जानते भी हैं। यानी केरल में ये बताया जाता है कि केरल में एम.के. दामोदर नुन्नी हिंदी के प्रथम प्रचारक के रूप में काफी प्रशस्त हुए हैं। उनके शिष्यत्व को स्वीकार करते हुए बहुत सारे विद्वानों ने पी.के. केशवन नायर, पंडित नारायण देव, अभय देव, पी.जी. वासुदेव, ऐसे बहुत सारे विद्वान सामने आए थे, और उन्हीं ने हिंदी की परंपरा को केरल जैसे प्रांत में आगे बढ़ाने का स्तुत्य कार्य किया है। और कर्नाटक में हम देखेंगे 1924 में बेलगाम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के पश्चात हिंदी प्रचार में काफी गति आई थी, और उसी की मूल प्रेरणा गांधी जी थी। गांधी जी ही उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और उसी के फलस्वरूप ही 1931 में हिंदी प्रचार सभा मैसूर की स्थापना की गई है। उसी तरह आंध्र प्रदेश में भी 1918 के आसपास ही, यानी इसी जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन से शिक्षा प्राप्त बहुत सारे विद्वान लोग, हरिहर शर्मा, श्रीराम शर्मा, ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ आए थे, यानी आंध्रा में, और हिंदी के प्रचार प्रसार में काफी योग दिया है। हम देख रहे हैं आजादी के पहले ही लोगों को हिंदी के प्रति, यानी हिंदी को एक भाषा से बढ़कर एक भावना के रूप में हिंदी को स्वीकार करते हुए, यानी देश की राष्ट्रीयता में या देशभक्ति में योग देने का, या स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योग देने का स्तुत्य प्रयास साधारण लोगों ने किया है। वो राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में उसे इस्तेमाल किया गया है। हमें देखना है इतने साल बीत जाने के बावजूद भी हिंदी को हम किस तरह पूरे देश की भावना के साथ जोड़ पाए हैं। एक हद तक जोड़ पाए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से हिंदी को, यानी जिस प्रकार अन्य भाषाओं का जो विदेशी भाषाओं का वर्चस्व है, यानी सभी भाषाओं को हम सीख सकते हैं,
हम ये नहीं बताएंगे हम भाषा के कट्टर हैं या लिंग्विस्टिक फैनाटिसिज्म जिसे कहते हैं उसी पर हम विश्वास नहीं करते। लेकिन कोई भी विदेशी भाषा जब थोपा जाता है उससे भी बढ़कर हम जिस प्रकार अपनी भाषा को लेकर आगे बढ़ सकते हैं ये हमें सोचना ही पड़ेगा, और भाषाई जो पागलपन है उसी से हमें अवश्य बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत पहले 1928 में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था, मैं यदि तानाशाह होता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बंद कर देता और सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता। जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त किया होता। देखिए, ये गांधी जी का विजन है, ये गांधी जी का दृष्टिकोण है कि लेकिन आज इतने आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हम कहाँ पहुंच गए हैं, हमारी क्या स्थिति है, हमें ये सोचना पड़ रहा है। यानी ये पर हम देखें दक्षिण में मुसलमान शासकों का आक्रमण होता है या मुसलमान शासकों का शासन चलता है। हम जानते हैं कि इतिहास में हैदराबाद के निजाम है, तमिलनाडु के आरकाट नवाब है, मैसूर के कर्नाटक नवाब है, हैदर अली का इतिहास हम जानते हैं, टिप्पू का इतिहास, टिप्पू सुल्तान का इतिहास हम जानते हैं। यानी एक प्रकार से दक्षिण में ये भूमिका रही है। उन्होंने जिस तरह उर्दू और हिंदी या दक्षिणी हिंदी को लेकर यहाँ जो उनके साथ जो लोग भी आए थे, एक प्रकार का परिवेश इस प्रकार का भी पाई जाता है। दूसरे ओर देख रहे हैं एक प्रकार का धार्मिक परिप्रेक्ष्य भी रहा है। उत्तर दक्षिण के बीच जिस प्रकार धार्मिक सांस्कृतिक विनिमय होता रहा है तीर्थाटन की दृष्टि से, यानी दक्षिण के भक्त उत्तर जाते थे, उत्तर के संत दक्षिण आते थे। हम जानते हैं बहुत सारी जगह जैसे उत्तर में मथुरा, वृंदावन, काशी, बद्रीनाथ, और दक्षिण में आप देखेंगे रामेश्वरम, कन्याकुमारी, सुचींद्रम, गुरुवायूर, शबरीमला, यानी भक्त मंडली का मदुरै, यानी भक्त मंडली का आना जाना, भजन कीर्तन सत्संग, यानी ये सब एक हद तक जैसे संस्कृत और हिंदी में चलता था। जैसे हम ये भी जानते हैं कि जैसे केरल के शंकराचार्य ने जिस तरह पूरे भारत में चारों ओर मठ की स्थापना की है, अपने अद्वैत का जो प्रचार किया है, और इसी अद्वैत के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार पूरे भारत को, पूरे विश्व को आकर्षित किया है, ये सब हम जानते हैं। दूसरे फिर एक बात राष्ट्रीय आंदोलन की जो बात है, यानी गांधी जी का स्वदेशी का जो आह्वान है, हिंदी के प्रति उनका जो आह्वान रहा है, हिंदी और खादी एक ब्रांड के रूप में चला था आजादी के समय में, यानी एक प्रकार से राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में गांधी जी ने यह मान लिया था। यानी हम अपनी वीरता और आत्मविश्वास की कमी के कारण ही हिंदी को हम अपना नहीं पाए। ये गांधी जी ने आजादी के लगभग 30 साल पहले गांधी जी ने ये बताया, लेकिन आजादी के बाद हिंदी को हमने एक टाइटल दे दिया है, जैसे मैंने पहले संकेत किया है, हिंदी को राजभाषा के रूप में। लेकिन आप हिंदी को संविधान की दृष्टि से राजभाषा बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा है। यानी देश का मन हिंदी में रहता है। आप जितने भी प्रादेशिक भाषाई या प्रांतीयतावाद की वकालत करेंगे, लेकिन हिंदी सीखना यानी हमारे लिए इसमें कोई शक नहीं है, एक प्रकार से बड़े गौरव का विषय है। ये हम अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है दक्षिण की जो हिंदी की हम बात करेंगे, दक्षिण में किस तरह हिंदी की भूमिका है, उसी पर मैं संक्षेप में बात करते हुए इसी हिंदी साहित्य की ओर जाना चाहूंगा। आप देख रहे हैं हिंदी की जो भूमिका है, किन किन प्रकारों से हिंदी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक मैंने बताया जनता में हिंदी का प्रचार हो रहा है, जनता में हिंदी का प्रचार हो रहा है। जनता में हिंदी का प्रचार जैसे आजादी के समय से लेकर हिंदी का प्रचार आबाद गति से
हो रहा है, क्योंकि हिंदी एक डिमांड है, हिंदी एक आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को संजोए रखने के लिए हिंदी समय की आवश्यकता रही है। उसके वो एक बहुत बड़ा औजार, बहुत बड़ा हथियार रहा है सौंदर्य आंदोलन में। ये नंबर 1 है। नंबर 2, दक्षिण के प्रांतों में स्कूलों में जो पाठ्यक्रम है उसी के एक अंग के रूप में हिंदी को बहुत पहले से शामिल कर दिया गया। यानी केरल, कर्नाटक, यानी बहुत सारे स्टेट्स में हम देख रहे हैं त्रिभाषा सूत्र को। अभी कुछ परिवर्तन जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में आ गया, लेकिन त्रिभाषा सूत्र का स्वीकार करना, यानी हम अपनी मातृभाषा, अंग्रेजी, वो हिंदी, इन तीनों को सीख रहे हैं। और त्रिभाषा यानी केरल जैसे प्रांत में 10वीं कक्षा तक कंपलसरी एक अनिवार्य पेपर के रूप में हिंदी लोग पढ़ रहे हैं। और उसी तरह जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक में भी स्कूलों में हिंदी पढ़ने का प्रावधान है, आंध्रा में भी है, और कॉलेजों में भी बहुत सारी यानी योजनाएं हैं। यानी आप मुख्य विषय के रूप में हिंदी पढ़ सकते हैं। यानी मैं यही बता रहा हूँ एक तीसरे पॉइंट के रूप में, यानी स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र के रूप में हिंदी पढ़ने से हिंदी के एक बेस बन जाता है। और हिंदी में बेस बनने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉलेजों का जो पाठ्यक्रम है। कॉलेजों के पाठ्यक्रम में हिंदी पढ़ने के लिए प्रावधान है, व्यवस्था है। और उसके बाद अगले पॉइंट के रूप में आप देखेंगे जैसे विश्वविद्यालयों में हायर स्टडीज, यानी कॉलेजों में जब आप पढ़ते जाएंगे आपके लिए आइडिया मिल जाता है हिंदी बोलने के लिए, हिंदी सीखने के लिए। हिंदी साहित्य की बेसिक जानकारी आपको कॉलेज के अध्ययन से या डिग्री के अध्ययन से मिल जाती है। लेकिन उसके बाद जब आप विश्वविद्यालय स्तर पर चले जाएंगे, आप देखेंगे चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो या आंध्र, तेलंगाना, यानी इतने सारे विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च के लिए इतनी सारी संभावनाएं हैं। और नए नए विषयों को लेकर बहुत गहरा अध्ययन और एकदम अपडेट अध्ययन चल रहा है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इसीलिए विश्वविद्यालय में जो शोध स्तरीय अध्ययन चल रहा है वो अखिल भारतीय और वैश्विक स्तर पर हिंदी के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। और आप देख रहे हैं अगले पॉइंट के रूप में अनुवाद, यानी अनुवाद के रूप में भारतीय भाषाओं का, जैसे हिंदी से दक्षिण की भाषाओं में और दक्षिण से हिंदी में अनुवाद की बहुत लंबी परंपरा चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण कृतियां एक प्रकार से आदान प्रदान का काम हिंदी के माध्यम से चल रहा है। फिर देख रहे हैं हम मौलिक सृजन। अगले पॉइंट के रूप में आप देखेंगे हिंदी में दक्षिण में, मैं दक्षिण के ही संदर्भ में बोल रहा हूं, दक्षिण में चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो या तेलंगाना, दक्षिण में बहुत ही सक्रिय रूप से मौलिक लेखन हिंदी का चल रहा है। ये भी एक हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण और भविष्य में बहुत परिवर्तनकारी भूमिका है। और अगला पॉइंट आप देखेंगे केंद्र सरकार के कार्यालय, यानी इस तरह दक्षिण के हर प्रांत में केंद्र सरकार के कार्यालय है। और जब लोगों का ट्रांसफर होता है, तबादला होता है, परिवार के साथ यहाँ लोग आकर बस रहे हैं, यहाँ से लोग ट्रांसफर होकर उत्तर भी जा रहे हैं, हिंदी प्रदेश में भी जा रहे हैं। इससे फायदा ये होता है कि यहाँ एक प्रकार से हिंदी का माहौल इस प्रकार भी बन जाता है। दक्षिण के प्रांतों से यानी लाखों लोग, हजारों लाखों लोग अरब देशों में नौकरी कर रहे हैं। और ये भी एक कारण है कि जब
अरब देशों में चले जाते हैं, उनके पास संपर्क भाषा के रूप में हिंदी या हिंदुस्तानी आ जाती है। हिंदी या हिंदुस्तानी आ जाती है, उसका फायदा ये होता है कि वो एक प्रकार से हिंदुस्तानी सीखना शुरू कर देते हैं और इला उठाकर हिंदी के महत्व को समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग परिवार के साथ बसे हुए हैं, वो उर्दू हिंदी मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और अगला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, उत्तर भारत से आजकल मजदूरों का प्रवाह हो रहा है भारत में, यानी दक्षिण में, मेरा मतलब दक्षिण में, केरल जैसे प्रांत में, कर्नाटक जैसे प्रांत में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग उधर, यानी झारखंड, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा से इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं और उन्हीं परिवार के साथ आ रहे हैं। उन्हीं के वजह से भी यहाँ एक प्रकार से, चाहे हिंदी तर प्रांत से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन हिंदी को एक मीडियम लैंग्वेज के रूप में ये लोग अपना रहे हैं और हिंदी का पूरा माहौल अपने बनता जा रहा है। फिर अगला पॉइंट में बताना चाहूंगा, पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से, यानी दक्षिण का मौसम पर्यटन की दृष्टि से अच्छा रहता है, उतना अधिक सर्दी भी नहीं है, अधिक गर्मी भी नहीं है, इसीलिए हर वक्त यहाँ मौसम बहुत सुहावना रहता है और दक्षिण से उत्तर की ओर लोगों का आना जाना होता ही है। उसी तरह उत्तर से इसी टूरिज्म की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, और मैंने पहले भी बताया तीर्थाटन की दृष्टि से भी लोगों का आना जाना होता रहता है। फिर हिंदी को दक्षिण में लोकप्रिय बना दिया है। पर इसी आप जानते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे बचपन में जैसे महाभारत रामायण जैसे सीरियल ने जिस तरह हिंदी को लोकप्रिय बना दिया है और हिंदी सीरियल ने जिस तरह लोगों का मन लूट लिया है, उसी तरह हिंदी फिल्म, हिंदी गाना इसी ने दक्षिण के लोगों को आकर्षित किया है। वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। समय अभाव से मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूँ। और दूसरे एक पॉइंट में बता, नौकरी की संभावनाएं हिंदी दक्षिण में ये भावना फैल गई है, हिंदी पढ़ने से बहुत सारी संभावनाएं, यानी अध्यापक बनना, अनुवादक बनना, हिंदी ऑफिसर बनना, या बैंकों में काम करना, या रेलवे में काम करना, या मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र में, इस तरह अलग अलग अन्य संभावनाएं बढ़ती जा रही है। उसी तरह भी बहुत सारी संभावनाएं लोगों ने समझ लिया, ये भी हिंदी को लोकप्रिय बनाने का एक कारण है। और अगला पॉइंट मैं बताऊंगा, राजनीति और कूटनीति में अगर हिंदी सीखकर आप राजनीति में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए संभावनाएं और बनती है, क्योंकि दिल्ली को केंद्रित करते हुए आजकल जो यानी भारतीय राजनीति चलती है, उसके लिए जब आप हिंदी के जानकार हैं तो आपकी संभावनाएं दुगना बन जाती है। ये भी एक कारण है, मैं समझ रहा हूँ। सैनिक भर्ती एक कारण है। दक्षिण में हिंदी को पॉपुलर बनने की काफी संख्या में दक्षिण से लोग सेना में काम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। और अगला पॉइंट मैं बताऊंगा, पूरे विश्व में, यानी पूरे भारत में और पूरे विश्व में जिस तरह हिंदी यानी ये प्रकार से अबाध गति से हिंदी की प्रचार या हिंदी का जो प्रयाण चल रहा है, वो भी हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए कारण है। और मैं साहित्य की ओर आ रहा हूँ, इन्हीं ने हिंदी की भूमिका प्रदान की है, लेकिन हम देख रहे हैं इन्हीं को आधार बनाते हुए हिंदी का समृद्ध साहित्य दक्षिण के इसी चारों प्रांतों में रचा जा रहा है। ये काफी आशाप्रद है। आप देखेंगे चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो या तेलुगु प्रदेश हो, इतने सारे साहित्य रचे गए हैं हिंदी में। मौलिक खाली अनुवाद नहीं है, मौलिक लेखन समृद्ध मात्रा में चल रहा है। मैं कुछ पुस्तकों का उल्लेख करना चाहूंगा जो दक्षिण के हिंदी साहित्य के इतिहास को उल्लेख कर है, यानी दक्षिण भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर पी आदेश्वर राव। दक्षिण भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर पी आदेश्वर राव। दक्षिण में हिंदी भाषा और साहित्य, दिशा और दिशा, एक संपादित किताब है डॉक्टर सच्चिदानंद जी की ओर से संपादित।
हिंदी साहित्य को दक्षिण भारत की दक्षिणा डॉक्टर आरसू की ओर से संपादित किताब है। राष्ट्र भारती को केरल का योगदान डॉक्टर एन विश्वनाथ अय्यर की किताब है। केरलियों की हिंदी को देन डॉक्टर जी गोपीनाथन की किताब है। केरल प्रांतीय हिंदी साहित्य इतिहास डॉक्टर एन.पी. कुट्टन-पिल्ले की किताब है। हिंदी साहित्य और हिंदीतर प्रदेश की देन डॉक्टर मलिक मोहम्मद जी की संपादित किताब है। केरल के हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास डॉक्टर चंद्रशेखर नायर की किताब है। आप देखेंगे केरल के हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर पी लता की बहुत महत्वपूर्ण किताब है। केरल में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, आप देखिए ये सब हिंदी के मौलिक लेखन को लेकर लिखी गई किताबें हैं। दक्षिण में इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उस पर पर्याप्त ध्यान उत्तर का नहीं गया है, यही मुझे कहना। मैं आपको मौलिक साहित्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे दक्षिण भारत में बहुत सारे प्राचीन परंपरावी साहित्य हिंदी की मौलिक साहित्य रही है, उसमें विशेषकर कर्नाटक, आंध्र और केरल में जो लिखे गए हैं। सिद्धलिंग नामक जो संत है 14वीं 15वीं सदी में उन्होंने जो साहित्य रचना की है, सिद्धलिंग ने। महीपति ये भी कर्नाटक के संत रहे हैं। कृष्ण राय, शाहजी महाराज, लक्ष्मीपति, माणिक प्रभु, टिप्पणाचार्य, ये सब कर्नाटक के संत रहे। यानी प्राचीन हिंदी लेखकों में, हिंदी संतों में इनकी रचनाएं और इनकी चर्चाएं आती है। केरल में जो ट्रावणकोर रियासत के राजा महाराज स्वाति तिरुनाल वर्मा, याम वर्मा ने जो रचनाएं की हैं, जैसे सूरदास और मीराबाई के पदों की तरह इन्होंने कृष्ण, राम, श्रीपति और परमेश्वर के भक्ति गीत लिखे गए हैं। उसमें ब्रज भाषा का इतना प्रभाव है कि वो एकदम सूरदास की पंक्तियों से मिलती जुलती पंक्तियां लिखी गई है। और आधुनिक साहित्य पर जब हम आएंगे, यानी विशेषकर यानी स्वतंत्रता के बाद जिस तरह साहित्य रचा गया है, पूरे दक्षिण में समृद्ध साहित्य हिंदी की कविता, कहानी, उपन्यास, इन सारी विधाओं को केंद्रित करते हुए लिखे गए हैं। विशेषकर आप देखेंगे केरल में इतने सारे मौलिक रचनाकार मिलते हैं। पूरे साउथ में इतने सारी पत्र पत्रिकाएं मिलती है, जो इस बात का प्रमाण है यहाँ समृद्ध रूप से हिंदी का मौलिक लेखन चल रहा था। कुछ रचनाकारों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो प्रारंभिक तौर पर लिख रहे थे। उसमें विशेषकर टी.के. गोविंदन, श्रीमती लक्ष्मीकुटी देवी, भारती देवी, विमल केरले, टी.के. रामन मेनन, ये सब केरल के प्रारंभिक रचनाकार हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल में विशेषकर के वासुदेवन पिल्ले, उन्होंने सैकड़ों दोहे लिखे। पंडित नारायण देव, कई काव्य संग्रह उनके मिलते हैं। वी वर्गीस एक रचनाकार है। आनंद शंकर माधवन, उन्होंने दीप आराधना, वर्षा, घास के फूल, इस प्रकार बहुत सारी मैं रचनाओं का उल्लेख नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय की काफी कमी है। तो बहुत सारी पंक्तियां हैं। आनंद शंकर माधवन की पंक्ति मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि वो एक प्रकार से प्राचीन रचनाकार है, प्रारंभिक रचनाकार है, कवि उपन्यासकार रह चुके हैं। मैं थकने मरने नहीं जन्मा हूं, मैं थकने मरने नहीं जन्मा हूं, मूर्ख नहीं हूं कि मरूं पशु जैसा, मूर्ख नहीं हूं कि मरूं पशु जैसा, जीने के लिए आया हूं अनंत काल तक, मेरी मृत संजीवनी सुधा, मेरी सतत विकासशील युद्ध सन्नद्धता है, मेरा सुदर्शन चक्र, मेरा यह प्रज्वलित आत्म चैतन्य। आप देखिए
जितराम निराला के बारे में, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी अभी तो आया हूँ। इसकी याद दिलाती है। जो महिलेशन गुप्त बताते हैं, विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। इसी प्रकार की पंक्तियों की याद दिलाती। आप देखिए, ये केरल में लिखी गई कविता है, हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में। आपने एक नाम सुना होगा, एन चंद्रशेखर नायर, हाल में पिछले साल में पद्मश्री से भारत सरकार से सम्मानित एक हिंदी का एक तपस्वी, यशस्वी व्यक्तित्व है। उन्होंने इतने सारे नाटक, इतने सारे खंडकाव्य, इतनी सारी कविताएं लिखी, और उसके अलावा एक महाकाव्य भी, चिरंजीव, पुराणों के चिरंजीवों को आधार बनाते हुए बहुत बड़ा महाकाव्य ही उन्होंने लिख डाला है। और ऐसे सैकड़ों लेखक कवि मिलते हैं, सभी का नाम गिनना संभव नहीं है। पीबी विजयन, उनकी पंक्ति में बताना चाहूंगा, शहर में चीता, नदी को बहने दो। आप देखिए, जिस तरह आज के पर्यावरण विमर्शन सब की हम चर्चा करते हैं, आप इन्हीं पंक्तियों का आप सुनिए। जैसे ज्ञानेंद्रपति की कविता को हम पढ़ते हैं, अरुण कमल को हम पढ़ते हैं, राजेश जोशी को हम पढ़ते हैं, नदी को बहने दो। सरकार का आदेश कि ये नदी इस तरफ नहीं उस तरफ बहे। सरकार का आदेश कि ये नदी इस तरफ नहीं उस तरफ बहे। वहां के मरुस्थलों को खेतों में बदलना है, वहां के खेतों को हरा भरा करना है, यहाँ के कारखानों को बिजली देनी है, इसलिए इस नदी को यहाँ नहीं वहां बहना है। देखिए, यानी प्रकृति की गति जब मनुष्य तय करते हैं, जब कॉर्पोरेट तय करते हैं, तब हमारे ऊपर हादसा आ जाता है, हमारे ऊपर त्रासदी आ जाती है। ऐसे आपको मिलेंगे मौलिक सृजन करने वाले सैकड़ों कवि मिल जाएंगे। एन रामन नायर, पी नारायण नरन, रामचंद्रन नायर, टी के भास्कर वर्मा, टी एस पन्नमा, ये अरविंदाशन जी की बहुत सारी कविताएं आज उत्तर भारत में भी अभी लोग पढ़ रहे हैं। का जो खंड काव्य, यानी बांस का टुकड़ा, राम की यात्रा, ये सब बहुत फेमस है। एम षणमुखन, कौशल्या अम्माल, एन देवेंद्रनाथ, जे बाबू, डॉक्टर मनु, ऐसे ऐसे बहुत सारे कवि केरल में आपको मिल जाते हैं। कर्नाटक की ओर जब जाएंगे आपको बहुत सारे ऐसे कवि लोग मिलते हैं। पंडित तारानाथ से लेकर यानी प्रारंभिक कवि इंदिरा देवी, हिरणमयी, एस वेंकटरामैया, आर.पी. मोहन, फिर प्राणेश आचार्य, एम.बी. चित्रलिंगैया, सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी, सत्यानंद, विष्णु हेब्बार, टी.जी. प्रभाशंकर प्रेमी, ऐसे ऐसे हमने जैसे प्रचार के समय भी चित्रे समय जैसे लोगों का नाम सुना है। यानी सैकड़ों कविताएं आपको इनकी मिल जाती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार समृद्ध साहित्य, समृद्ध मौलिक लेखन रहा है। तमिलनाडु की ओर देखेंगे तो शंकर राजू नायडू, एन सुंदरम, राधा कृष्ण मुदलियार, तुलसी जयरामन, वसंता, टी.ए. राघव, विष्णु प्रिया प्रमुख, शंकर राजू नायडू, यानी आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे कवि मिल जाते हैं। यानी हिंदी को लेकर एम शेषन जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सुंदरम जैसे लोग हैं। आपने बालेश्वर रेड्डी, वो मुख्य रूप से तमिलनाडु में अपना कार्यक्षेत्र बना है, आंध्रा का होते हुए भी। इस प्रकार के बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं। नागलक्ष्मी, उमा रानी, ऐसे ऐसे स्वर्ण ज्योति जैसे आज के आंध्र प्रदेश में आपको मिलता है। लाजपति सिंगल से लेकर कर्णवीर नागेश्वर राव से लेकर बालकृष्ण राव से लेकर सुब्बा राव, आड़ूरी बैरागी चौधरी, चावली सूर्य नारायण मूर्ति, सूर्य नारायण, ई पांडुरंग राव, सरदू कृष्णमूर्ति, पी आदेश्वर राव, सूर्य नारायण भानु, जी सीतारामैया, ऐसे ऐसे कवियों की बहुत लंबी सूची जाती है। उपन्यासकारों में आप देखेंगे, उपन्यासकारों में आप आनंद शंकर माधवन,
यानी उनके अनामंदित मेहमान, प्रसव वेदना, बहुत चर्चित उपन्यास। और गोविंद शरणाई दक्षिण के व्यंग्यकारों में काफी मशहूर नाम है। जैसे हरिशंकर प्रसाई के बराबरी में रखने वाले एक लेखक वी गोविंद शरणाई, केपी परमेश्वरन पिल्ले उपन्यासकारों में, एन रामन नायर, के अजय कुमार, उन्होंने सूर्य गायत्री, कविकुल गुरु कालिदास, इस प्रकार के उपन्यास यानी कालिदास की जीवनी कर उपन्यास लिखने वाले जी गोपनाथन जी ने अपने फिनलैंड के अनुभवों को लेकर हिमयुगी चट्टाने नामक उपन्यास लिखा। कर्नाटक में बहुत सारे एम.एस. कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, ऐसे ऐसे लोगों ने बहुत सारे उपन्यास, अपराजित, डाक कनाडा, पारस यानी परसराम की बहनें, ज्योति कलश, ऐसे ऐसे उपन्यास आंध्रा में मिलते हैं। कई उपन्यास मिलते हैं आंध्रा में, यानी आरिकपुड़ी रमेश चौधरी, उन्होंने लगभग 20 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। यानी समाज की अन्य समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखे। बालशरद रेड्डी का नाम, उनके बहुत सारे उपन्यास हिंदी प्रदेश में भी चर्चित हुए हैं। धरती मेरी माँ, प्रोफेसर, दावानल, ऐसे ऐसे बहुत सारे उपन्यास हैं। कहानी के क्षेत्र में भी हम देखेंगे कई नाम हम ले सकते हैं। चंद्रशेखर नायर, आनंद शंकर माधर, वी विश्वम, यानी और ललित निबंध के क्षेत्र में विश्वनाथ अय्यर का नाम खास उल्लेखनीय है। जैसे मुझे लगता है हरिप्रसाद द्विवेदी की तरह, विद्यानंद मिश्र की तरह ललित निबंध लिखने वाले विश्वनाथ अय्यर, यानी पूरे भारत में मुझे लगता है कि प्रतिष्ठित लेखक थे। रामन नायर की कहानी द्वादशी, और तत्वोत बालकृष्णन, जे बाबू की कहानी, वी कृष्णन की कहानी, श्रीधर नंब्यार की कहानी, बालशौरी रेड्डी की कहानी, रमेश चौधरी की कहानी, पी अप्पल राजू की कहानी, ये सब हिंदी प्रदेश में बहुत चर्चा का विषय हो रहा है, होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आलोचना और शोध के क्षेत्र में हम देख रहे हैं विषय वैविध्य काफी है। यानी शोध और आलोचना की नए नए विषयों को लेकर, सामाजिक समस्याओं को लेकर, नए नए प्रासंगिक मुद्दों को लेकर यहाँ इतनी सारी चर्चाएं, इतनी सारी संगोष्ठियां चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आप जानते हैं कि मालिक मोहम्मद जी ने वैष्णव भक्ति आंदोलन को लेकर जो शोध किया है, उसी पर उनको भारत सरकार ने पद्मश्री भी प्रदान कर दिया था। यानी भक्ति आंदोलन को लेकर, वैष्णव भक्ति आंदोलन को जो लेकर जो शोध है, बहुत पुराना शोध है, आज भी एक प्रामाणिक शोध के रूप में उसकी चर्चा की जाती है। और तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से, यानी मलयालम साहित्य, कन्नड़ साहित्य और तमिल के साहित्य को लेकर, आंध्र के साहित्य को लेकर इतने सारे, उसकी कोई गिनती नहीं है, मुझे कहना बहुत मुश्किल है एक एक नाम लेकर। यानी चाहे संत साहित्य हो, चाहे भक्ति साहित्य हो, चाहे प्रगतिवादी साहित्य हो, चाहे आधुनिक साहित्य हो, इतने सारे, या ज्ञानपीठ से पुरस्कृत साहित्यकारों को लेकर इतने अधिक तुलनात्मक अध्ययन हुए हैं, इसकी भी कोई गिनती नहीं है। पत्रकारिता के क्षेत्र में हम देख रहे हैं बहुत सारे समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित हो रहे हैं, और आज भी हिंदी के बहुत सारे यानी पत्रिकाएं, बहुत सारी पत्रिकाएं आज प्रकाशित हो रहे हैं। हिंदी के मशहूर साहित्यकारों पर विशेषांक भी निकल रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आपको आश्चर्य होगा, हिंदी प्रदेश से बहुत सारी पत्रिकाओं के दक्षिण भारत के विशेषांक आए हैं। उसमें विशेषकर मैं बताना चाहूंगा अनुवाद पत्रिका का विशेषांक, मधुमती का विशेषांक, नवनिकष, छत्तीसगढ़ टुडे का विशेषांक, वर्तमान जन गाथा दिल्ली से, अंतरिंग का विशेषांक, उम्मीद का विशेषांक, सद्भावना दर्पण का विशेषांक, प्रेमचंद पद का विशेषांक, वसुधा भोपाल से उसका विशेषांक, धर्मयुग उसका विशेषांक, माध्यम, समकालीन भारतीय साहित्य का विशेषांक, नया ज्ञानोदय का विशेषांक, नूतन वाग्धारा का विशेषांक, इतने सारे विशेषांक दक्षिण के साहित्य को लेकर, दक्षिण के हिंदी लेखन को लेकर आए हैं। ये बड़ा
आशाप्रद है और हमें सोचना चाहिए ये सब हमें नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए आत्मविश्वास दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं अंत में समेटना चाहूंगा कि कुछ सवालों को आपके सामने रखते हुए हमें यह सोचना चाहिए, जब हम हिंदी की चर्चा कर रहे हैं, यानी मौलिक लेखन, मैंने अनुवाद को छोड़ दिया है जानबूझकर, इतनी सारी मात्रा में अनुवाद हिंदीतर भाषाओं में और हिंदीतर भाषाओं से हिंदी में अनुवाद काफी मात्रा में देशन में चल रहा है, उसकी कोई गिनती नहीं। सवाल यही उठता है, जब हम बार बार चर्चा करते हैं, हिंदी की चर्चा करते हैं, हिंदी की जातीय अस्मिता की चर्चा करते हैं, क्या हिंदी की जातीय अस्मिता का मतलब क्या केवल हिंदी प्रदेश में लिखने वाले या जिसे हमने हिंदी प्रदेश घोषित किया है, क्या उसी प्रदेश की रचनाएं हैं? यानी हिंदीतर प्रांतों में इस तरह समृद्ध मात्रा में हिंदी का लेखन चल रहा है, क्या वो हिंदी की जातीय अस्मिता में नहीं आ जाता है? ये मेरा एक सवाल है। और दूसरी ओर, जब प्रवासी साहित्य हो, हिंदीतर प्रांत का साहित्य हो, कब हम हिंदी को अखिल भारतीय स्तर पर एक भाषा के रूप में, एक साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित कर पाएंगे? ये मेरा दूसरा सवाल है। यानी अखिल भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास निर्माण कैसे संभव है? और इसे भी, जैसे आगे बताते हैं कि ये दीप अकेला स्नेह भरा गर्व भरा मधुमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। हिंदीतर प्रांत में और प्रवासी देशों में जो हिंदी लेखन चल रहा है, उसे समेटते हुए समग्र हिंदी साहित्य की परिकल्पना कैसे संभव? और तीसरा मुद्दा यह है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किस प्रकार होना चाहिए? यानी जब हम इतिहास दर्शन की बात करते हैं, समग्र विश्व का जो हिंदी लेखन है, हिंदी भाषा का प्रचार क्षेत्र है, उन सबको समेटते हुए, उनके पूरे इतिहास को समेटते हुए हिंदी का विश्व इतिहास दर्शन किस प्रकार बनाएंगे, ये भी एक अहम मुद्दा है, मुझे ऐसा लग रहा। और अगला पॉइंट में ये बताना चाहूंगा, जब चाहे प्रवासी देश में हो या भारत में ही हिंदीतर प्रांत में जो भी प्रकाशन चल रहा है, हिंदी लेखन चल रहा है, जब अपने अपने प्रांत से, अपने अपने कोने से प्रकाशित होता है, वो सर्वसुलभ नहीं होता। हिंदी प्रदेश के लोग पढ़ नहीं पाएंगे, विदेश के लोग पढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? यानी मुख्य धारा से हिंदीतर प्रांत के लेखन को जोड़ने के लिए, प्रकाशन व्यवस्था को जोड़ने के लिए कौन सा उपाय हम ढूंढ पाएंगे? ये मेरे कुछ मुद्दे हैं, आप जैसे सुधी पाठकों के सामने, श्रोताओं के सामने, हिंदी प्रेमियों के सामने रखने के लिए। मुझे लगता है आज का जो कठिन समय है, उस कठिन समय में उपबोध की शब्दावली में कहे तो अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, डहाने होंगे, मठ और गढ़ सब हमें, मुझे लगता है अभी जितने भी गढ़ है, किले हैं और मठ है, मठाधीश, उसे हमें डहाने होंगे, उसे तोड़ना होगा। तभी हम जैसे किसान नई खेती के लिए मिट्टी को तोड़ते हैं, नई खेती के लिए, नया फसल उगाने के लिए मिट्टी को तोड़ मरोड़ करते हैं, उसी तरह हम भी जब अभिव्यक्ति के खतरे उठाएंगे और अपनी
पिटी पिटाई अपनी परंपरा को, अपनी भूमि को और भी उपजाऊ उर्वर बनाने के लिए उसे तोड़ मरोड़ कर उसमें एक नई प्रतिष्ठा की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लूंगा। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपनी टिप्पणी व्यक्त करें। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं बड़ा ऐसे एक ही विद्वान के रूप में मैं बोल रहा हूं और आप प्रश्न करें, ऐसा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ हूं। हम सब एक ही राह के मुसाफिर हैं, मैं समझता हूं। और इसीलिए आपका जो भी मतलब संदेह है या आपकी जो भी जिज्ञासा है, आपकी जो भी कुतूहलता है और आपके जो भी विचार हैं, आपकी जो भी टिप्पणी है, उसे भी इसी मंच पर रखने का प्रयास करें। क्योंकि गंगा कावेरी जैसे शब्द है आज से तो हिमाचल की जो परिकल्पना हम करता है, यानी उसी तरह की परिकल्पना है कि आपने पूरे जैसे जो दो नदियों का पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करने वाले जो दो नदियों का नाम आपने लिया है, अपनी व्याख्यान माला के लिए जो नाम दिया है, वो ऐसी नदियां हैं पूरे भारत को जोड़ने वाली, पूरे भारत की संवेदना की संवाहिका बनने वाली नदियां हैं। मुझे लगता है कि हमारी भावनाएं, हमारा स्नेह, हमारी भावात्मक एकता, हमारी अखंडता भी उन्हीं नदियों के प्रवाह की तरह, पानी की तरह पूरे भारत के जनमानस में बहता रहे, उसी के लिए एक मंच ये प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं विशेषकर जैसे डॉक्टर मंजुनाथ जी के प्रति और उसी प्रकार हमारे जयशंकर तिवारी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला आयोजक मंडल आपके इस अत्यंत महत्वपूर्ण और सारगर्भित व्याख्यान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। इतने बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में आपने विषय को एक सीमित समय में समाहित करने का जो अपूर्व प्रयत्न किया है और उसमें आपको पूरी सफलता मिली है। मैं समझ रहा हूं कि हमारे जितने श्रोता बंधु हैं वो भी सभी महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा जो आपने संदर्भ दिया है काव्य के क्षेत्र से, कथा के क्षेत्र से, और भाषाई मुद्दों को आपने जिस तरह से रखा है, और आपने अंत में जो 3 प्रश्न छोड़े हैं सबके सामने, वो बहुत अहम प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है, और वो इतिहास दर्शन हिंदीतर क्षेत्र को कैसे समाहित करेगा, चाहे वो दक्षिण का हो या वैश्विक साहित्य हो। दूसरा, हिंदी का जो अखिल भारतीय स्वरूप है उसकी बात आपने की। बहुत ही सुंदर ढंग से राष्ट्रीय एकीकरण और उसकी सामासिकता की जो बात आपने की, और एक ढेर सारे सूत्र आपने जो छोड़े हैं आपने इस व्याख्यान में, हम इसलिए राहत की सांस ले सकते हैं कि रिकॉर्डिंग हुई है तो हम इसको पुनः सुन करके इसके एक एक सूत्र को अलग अलग से इस पर काम कर पाएंगे, इसको सोच पाएंगे कि इस पर कैसे क्या हो सकता है। तो हमारे श्रोता बंधु, जो प्रतिभागी साथी, विद्वान साथी जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आपके वक्तव्य पर अगर उनकी कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, कोई टिप्पणी है, जैसी आपने कई बातें कही हैं, तो उसको वो कर सकते हैं अपना माइक्रोफोन ऑन करके। आप लोग। प्रोफेसर प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको मैं देख रहा हूँ कि मैंने नूतन वाग्धारा का भी उल्लेख किया है कि नूतन वाग्धारा ने पूरे हिंदी तक प्रांत को जोड़ने का जो प्रयास किया है, बहुत ही सराहनीय प्रयास। और आपने
कुछ ऐसे विशेषांक भी निकाले हैं। ये भी एक प्रकार से इस तरह का ही अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी को जोड़ने का ही काम है। आपके लिए इस अवसर पर हम विशेष आभार, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मेरे सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने धन्यवाद सर। विषय को बहुत अच्छी परिणति प्रदान की है और आपने लगभग सभी पक्षों का उल्लेख कर दिया है इस कम समय में। वैसे इसके लिए अलग अलग विधाओं के लिए अलग अलग व्याख्यान अगर किए जाएं तो और भी अच्छा होगा। समकालीन रचनाकारों की कुछ सम्मति वगैरह दे करके उस पर भी प्रकाश डाला जाए। और आपने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत अच्छी बात कही है जिन पर अमल करना जरूरी है कि ये इतिहास के जो ग्रंथ हैं हमारे वो अधूरे से लगते हैं, क्योंकि अब जो परिप्रेक्ष्य है न केवल दक्षिण भारत, मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व के इतिहास को उसमें समाहित किया जाना चाहिए। और इसके लिए एक पूरी जो टीम है वो होनी चाहिए जो पूरी तरह से इसके लिए समर्पित हो और हर पक्षों को खंडवार इस इतिहास का लेखन किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, केवल इतिहास लेखन तक ही ना हम सीमित रहें। जैसे पत्रिका का नूतन वाग्धारा का अंक निकाला गया, इसी तरह से और पत्रिकाएं भी अपने अपने अंक निकालें और जो अलग अलग विधाएं जैसे कहानी लेखन है, कविता लेखन है, तो इसमें दक्षिण और उत्तर के लोग साथ में बैठ करके या साथ में कोई संयोजन करके इस तरह का रचना का अपना दायित्व निर्वहन करें। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो की जा सकती हैं और आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो बहुत बहुत बधाई देता। मैं बहुत व्यस्त, मैं क्षमा रहता हूँ, बस आपसे मैं वक्तव्य का सुनने का जो प्रलोभन था वो मैं नहीं छोड़ सका, तो मैं विदा भी लेना चाहता हूँ। और जयशंकर तिवारी जी और मंजुनाथ जी और सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। फिर मैं मिलूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर शुक्ल जी। जी और जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल जी, बांदा से बोल रहे थे। आप नूतन वाग्धारा पत्रिका के संपादक हैं और अभी विशेषांक की चर्चा की। मैं वक्ता महोदय आदरणीय प्रमोद जी के संज्ञान में यह भी एक लाना चाहता हूं तथ्य, चूंकि अभी विशेषांक की बात चल रही थी तो एक पूर्वा पर आपके संज्ञान में संभवतः आई होगी। अभी एक हाल में ही एक पत्रिका ये गोंडा, जी जी जी, गोंडा से प्रकाशित हुई है। ये पत्रिका है, अगर आपको दिखाई पड़ रही हो तो ये गोंडा से निकलती है और इसके संपादक यहाँ डॉक्टर सूर्यपाल सिंह सर हैं। वो वयोवृद्ध साहित्यकार हैं और शिक्षक थे, प्राचार्य थे। वो अभी साहित्य भूषण से पुरस्कार से उन्हें समलंकृत किया गया है। इसके अतिथि संपादक मलयालम के ही साहित्यकार आर सुरेंद्रन आरसू जी हैं। अच्छा, हाँ। जी जी, और ये अक्कित्तम ज्ञानपीठ जो उनको मिला है उन पर विशेषांक ये जो है केंद्रित है। तो ये बहुत सुंदर प्रयास हैं जिन लोगों ने मिल इस तरह के काम किए हैं। वह बहुत अच्छा है ये। नहीं, आपने सच में बोल गया था। हमारे गुरुजी है आरसू जी, हमारे गुरुजी हैं। और पूर्वापर का मैंने इसी वैसे सोशल मीडिया में मैंने देख लिया था। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो अब ये है कि इतना विस्तृत संदर्भ आपने इतने समय में दिया है कि मैं समझता हूं कि बहुत जिसे अनुसंधान कार्य इस क्षेत्र में करना होगा उसे भी आपने बहुत सूत्र दे दिया है। जी, और भी हमारे प्रतिभागी साथी में से अगर कोई सवाल करना चाहता है तो आप का जो है मंच पर हार्दिक स्वागत है। तिवारी जी। जी 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 सर मैं एक सवाल कर। डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास्तव जी, ये बीएड विभाग में है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एलबीएस कॉलेज में गोंडा में। आपका कोई प्रश्न है? जी स्वागत है सर। जी बोलिए संदीप सर। और संदीप जी आवाज कट रही है। हाँ, आवाज साफ सर। ये संवेग और भाव तो के सब है, परंतु जब एक भाषा से दूसरे भाषा में कहानी करने का जब आते हैं
तो क्या आज भी पूर्ण रूपेण हो पाता है कि नहीं हो पाता है? ये जयशंकर जी, अगर आपने सवाल सुना तो एक बार बताइए। जी, प्रश्न समझ में मुझे आ गया है। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव सर का प्रश्न है कि जब हम एक भाषा से, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किसी सामग्री को भाषांतरित करते हैं, तो वह जो मूल भाव है, जो संवेग हैं, क्या वे यथावत अंतरित हो पाते हैं? संभवतः यही आप पूछ रहे हैं। बहुत ही संदीप जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। ये बहुत गंभीर सवाल है। आप देखिए, जैसे भारत में हम एक संस्कृति बोलते हैं, बहुत सारी संस्कृतियों का देश है भारत, जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता कहते हैं। इतनी सारी संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप है, लेकिन अलग अलग जो संस्कृति यहाँ कायम है, इसमें कोई शक नहीं है। हर प्रदेश की, हर अंचल विशेष की अलग अलग संस्कृति है, और हर मामले में हमारे रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आचार विचार, रीति रिवाज, या हमारे जितने पर्व त्योहार, सभी में इतनी डाइवर्सिटी और विविधता है कि उसके लिए दूसरी भाषा में शब्द ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप देखिए, जैसे अनुवाद में मैं अक्सर ये मानता हूं, मैं अपने को अनुवाद का भी एक विद्यार्थी मानता हूं, मैं अक्सर बताया जाता हूं कि हर ट्रांसलेशन, हर अनुवाद एक समझौता होता है। ईच ट्रांसलेशन इज ए कॉम्प्रोमाइज। इसीलिए ट्रांसलेशन इज नॉट ए परफेक्ट थिंग। हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो अनुवाद अपने आप में परिपूर्ण है। ये इसीलिए जब आप हिंदी में देखेंगे, गीतांजलि का आपको 20-25 अनुवाद मिल जाएगा, या किसी भी कृति को आप लिखेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन क्या होता है, सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद एक ट्रांसक्रिएशन होता है, पुनर्सृजन होता है, पुनर्सृजन, जिसे पुनर्सृजन या पुनर्गठन कह सकता है। क्योंकि रचनाकार की जो भाव भूमिया है, उसी से गुजरना ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। उनकी मानसिक स्थितियों से यात्रा करते हुए अनुवाद करना ये बहुत सरल काम नहीं है। इसलिए हमेशा ये भी मैं बताया करता हूं कि हम टेक्स्ट का अनुवाद करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट का अनुवाद कैसे करेंगे? हम कृति का अनुवाद करते हैं, संस्कृति का अनुवाद कैसे करेंगे? यानी you can translate a text, then the question is that how to translate the context। जब टेक्स्ट चला जाता है, यानी एक पाठ्य सामग्री चला जाता है, एक टेक्स्ट चला जाता है, लेकिन उस टेक्स्ट के पीछे पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है, वो उसकी परछाइयां, बिंब, परछाइयां होता है। यानी जब कविता हम पढ़ते हैं, दो शब्दों के बीच शब्दों का हम अनुवाद, भाषांतर कर सकते हैं, लेकिन भाषांतर के साथ भावांतर करना बहुत कठिन काम है, ये मैं मानता हूं। लेकिन दूसरी बात, जब हम संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान की जो बात बताते हैं, हमें ये करना पड़ता है, संस्कृतियों को समझाना पड़ता है, संस्कृतियों को समझाना पड़ता है। यानी जहां केरल में ओणम है, उत्तर में होली है। केरल में होली नहीं मनाते हैं, लेकिन हमें ये समझाना पड़ता है, जब ओणम के संदर्भ का अनुवाद करेंगे, हमें बताना पड़ता है ओणम इस तरह का त्योहार है, उसके पीछे कौन कौन सी, यानी हमारी पौराणिक कथा रही है, कौन सी दंत कथा रही है, या किस संदर्भ में मनाया जाता है, इसका सांस्कृतिक दृष्टि से क्या महत्व है। अब देखिए, अनुवाद एक हद तक संभव है, यानी एक क्रिएशन के लिए, क्रिएशन का रिक्रिएशन होता है। एक प्रकार से एक नीड परिवर्तन के बाद, नीड परिवर्तन के बाद एक कृति को मिलने वाला पुनर्जन्म है। अनुवाद ऐसा है, नीड परिवर्तन के बाद मिलने वाला है। नीड क्या होता है, आप देख रहे हैं, अगर एक प्रांतीय भाषा कन्नड़ का एक नीड है, उसी नीड से आप एक आत्मा को, एक कृति को दूसरी हिंदी में ला रहे हैं, और नीड परिवर्तन के बाद एक दूसरे नीड में उसे एक पुनर्जन्म मिल जाता है। और जब हम दूसरी भाषा के लिए एक डेड बॉडी दे रहे हैं, एक लाश दे रहे हैं,
तो हम बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उसी प्रकार जीवन दाता प्राण चाहिए, इसलिए हम कृति की आत्मा का, क्योंकि अर्थ उसकी आत्मा होती है, किसी भी कृति की आत्मा का अंतरण आसान काम नहीं है। लेकिन हमें कृति की गहराइयों में, जैसे कभी कभी ऐसा होता है जब हम अनुवाद, जब सागर को देखना, समुद्र को देखना सिर्फ बाहर से उसकी लहरों को देखना नहीं होता, उसकी उफान को देखना नहीं होता, या उसके ऊपर चलने वाले डोंगियों को देखना नहीं होता है, उसके ऊपर ऊपर चलने वाले जहाज को देखना नहीं होता है, उसके ऊपर उड़ने वाले पंछियों को देखना नहीं होता। लेकिन जब गहराइयों में हम गोता लगाएंगे, गहराइयों में डुबकी लगाएंगे, तभी हम देख पाएंगे कि समुद्र के अंदर भी एक समांतर दुनिया है, जिसमें आप कोरल्स बताते हैं, बहुत रंग बिरंगे पौधे देखते हैं, रंग बिरंगे मछलियों को देखेंगे, सीपियों को देखेंगे, सीपियों के अंदर मोतियों को देखेंगे। अनुवादक का काम भी इसी तरह है, जो पेरिफेरल दृष्टि से, जो बाहरी दृष्टि से सिर्फ समुद्र की लहरों को देखकर ये समुद्र है इस तरह अनुवाद करेंगे तो उसकी आत्मा से हम वंचित रह जाएंगे, आत्मा को हम मार रहे हैं। लेकिन अनुवादक का काम, सृजनात्मक साहित्य का जो दायित्व है उससे भी बड़ा दायित्व है। उसी दायित्व को निभाते हुए जहां तक संभव है हम पूर्ण रूप से निकटतम सहज समतुल्यता की सृष्टि हमारी लक्ष्य भाषा में करनी चाहिए, टू प्रोड्यूस द क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट। क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट को कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, ये महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जब अनुवादक इसमें विफल होता है, पराजित होता है, तो अनुवाद भी एक प्रकार से हम एक मरी हुई कृति को स्रोत भाषा के पाठक को दे रहे हैं, सबसे बड़ा अन्याय होता है। इसीलिए मेरा सुझाव यही है, पूरे दायित्व के साथ हम अनुवाद करें। और जहां तक संस्कृत कल्चरल ट्रांसलेशन अपने आप में एक चैलेंज है, चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन जहां तक संभव है हम उसके भावों को पूर्ण रूप से यानी शैली को पूर्ण रूप से लाना कभी कभार संभव नहीं होता है भाषा की बाह्य भिन्नता के कारण, लेकिन उसकी आत्मा है। गहरे पानी में पैठ कर उसी आत्मा को पकड़ कर उसी आत्मा को हम भाषा के दूसरे शरीर में अंतरित करना चाहिए। जैसे हम इसी हमारे मोबाइल फोन में, जैसे पहले हम ब्लूटूथ ट्रांसफर करते थे, ब्लूटूथ से ही हम ट्रांसफर करते, अभी हमारे पास बहुत सारे जैसे एक्सेंडर या क्या है शारिक, बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं ट्रांसफर करने के लिए। मुझे लगता है जैसे हम ट्रांसफर करते रहते हैं, डाटा ट्रांसफर की एक प्रक्रिया है, उसी तरह जब ट्रांसफर करते हैं पूर्ण रूप से ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह कृति को भी हमारी दिमागी सॉफ्टवेयर से हमें पूर्ण रूप से समझकर, ये कंप्यूटर नहीं कर सकता है। कल्चरल ट्रांसलेशन या क्रिएटिव लिटरेचर का ट्रांसलेशन कभी भी कंप्यूटर नहीं कर सकता है, उसमें कभी भी पूर्णता नहीं होती है। मनुष्य की भी अपनी सीमा है, लेकिन सीमाओं को भी हम असीम संभावनाओं के बारे रूप में बनाते हुए हम प्रयास करना चाहिए, तभी भाषाई आदान प्रदान, भाषाई एकता, भाषाई समझ और भावनात्मक समझ और भाईचारा संभव है। इसके लिए हमें पाद टिप्पणी का सहारा लेना ही पड़ेगा और व्याख्यात्मक अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा, तभी एक हद तक हम अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन इसी डर से हम अनुवाद से अगर पीछे हट जाएंगे तो हमारी संस्कृति के लिए ये सबसे बड़ा धक्का हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से भाषांतरण की मुश्किलों को रेखांकित किया और भाषांतरण की महत्ता को भी रेखांकित किया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसी क्रम में और हमारे प्रतिभागी साथियों में से किसी के अगर कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा कार्यक्रम को जी नमस्कार सर, मैं मनोज श्रीवास्तव दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार। एक्चुअली जैसा स्वागत है जी, जैसा कि कहा जाता है कि दक्षिण में हिंदी का प्रसार
अभी उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब मैं जाके मैं दक्षिण भारत में गया तो मैंने देखा जो व्यापारिक भाषा वहां की है, क्रेता विक्रेता दोनों, मतलब उसमें अधिकांश उत्तर भारतीय होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा व्यापारिक भाषा बड़ी अच्छी तरीके से है और उधर कोई दिक्कत नहीं होती है। और जहां तक मेरा मानना है कि जैसे दिल्ली में हम देखते हैं लोग फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, अगर उत्तर भारतीय व्यक्ति दक्षिण भारतीय भाषाओं को सीखना शुरू कर दें, तमिल को, तेलुगु को, कन्नड़ को, मलयालम को, कि तमिल बंधु मिले, हम उसको वणक्कम बोले नमस्ते की बजाय, तो मुझे लगता है कि इस व्यवस्था क्रम विन्यास में दक्षिण भारत में हिंदी का प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, उनको प्रेरणा मिलेगी। इस बारे में डॉक्टर प्रमोद साहब आपके क्या विचार है, मैं जानना चाहता हूँ। मानव जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके लिए हमें सोचने के लिए और शोध के लिए काफी गुंजाइश है। मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगा, जैसे हम त्रिभाषा सूत्र की बात बताते हैं, हम हिंदी, अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा, इसी तरह उत्तर में हिंदी, अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा, अगर पढ़ने का कम से कम आप स्कूली या स्कूल के स्तर पर पढ़ने का उपक्रम रखेंगे तो भाषाई भाईचारा इतना बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आपने जो ये जो पॉलिसी मेकिंग है, ये पॉलिसी की बात है, ये नीति की बात है, शिक्षा नीति और सरकारी नीति की बात है। लेकिन दूसरी बात आपने जो बताई है, व्यावहारिकता की जो बात है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। व्यावहारिकता की जो बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात आपने बताई है। जैसे उत्तर के लोग कम से कम 2-2 शब्द हर दिन अन्य भाषाओं का सीखने का जो प्रयास करेंगे तो एक इंप्रेशन पड़ जाएगा। मान लीजिए दक्षिण के लोग उत्तर जा रहे हैं, उनसे जब बात करते समय 4-5 शब्द तमिल का बोलेंगे, कन्नड़ का बोलेंगे, मलयालम का बोलेंगे, तो इससे क्या होता है कि भाषा एक मिक्सअप हो जाता है, भाषा की दूरी मिट जाती है। जैसे यहाँ आपने सही बताया है, बिजनेस की जो भाषा, बिजनेस की भाषा हिंदी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बैंगलोर चले जाइए, त्रिवेंद्र, कोचिन चले जाइए, कालीकट चले जाइए, बिजनेस की भाषा हिंदी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको बाहरी तौर पर ऐसे हिंदी बोलने वाले नहीं मिलेंगे। जब आप बिजनेस के क्षेत्र में चले जाएंगे, सारे कैसे लोग हिंदी में ही बात करते हैं। और बैंगलोर में आप देखिए, बैंगलोर जैसे जितने भी हमारे दक्षिण के महानगर है, नगरों की भाषा, और आप रिक्शा पकड़ेंगे या इसी गाड़ी में यात्रा करेंगे, लोग आपस में आराम से हिंदी में बात करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो भावनाओं को खोल कर रखना चाहिए, दिल को खोल कर रहना चाहिए। हम दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए, ये सबसे बड़ी पॉलिटिक्स से ही चलती है। दूसरों की भावनाओं को किस तरह ठेस पहुंचाना और भड़काना, अपनी भाषा के नाम पर भड़काना, इस प्रकार की जो तुच्छी राजनीति चलती है, जो ओछी राजनीति चलती है, वही हमारे साधारण लोगों के बीच आपसी भड़काव पैदा करता है, उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने सही बात बताई है कि हम ऐसे ऐसे नए नए शब्दों को, और हर उत्तर के हिंदी प्रदेश के विश्वविद्यालयों में, हर विश्वविद्यालय में कम से कम भारत के किसी भी प्रांत की एक भाषा सिखाने के लिए व्यवस्था हो जाए तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या भी एक हद तक हल हो सकती है, मेरा विचार। जी जी, धन्यवाद सर। बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमति है। तिवारी जी, जी डॉक्टर मैं भी एक क्या है प्रतिभागी के रूप में मेरा भी थोड़ा सा अपना विचार जी रखना चाहता हूँ। जैसे कि खासकर हिंदी का विरोध इस तरह की बातें होती है। हिंदी का विरोध दक्षिण में पूरे राज्य में, सभी राज्यों में ज्यादातर नहीं होता है, किसी एक राज्य में सीमित प्रदेशों में उसका विरोध होता है। विरोध जब उनको यह मुद्दा चाहिए तब इसका विरोध के नाम से यह मुद्दा होता है। और रही कि भाषा नीति,
त्रिभाषा सूत्र के अनुसार दक्षिण के लोग इसे ईमानदारी से इसको लागू करते हैं और उसका क्या है अनुसरण करते हैं। त्रिभाषा सूत्र मतलब एक मातृभाषा है और दूसरी क्या है देश की राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के रूप में। त्रिभाषा सूत्र का ईमानदारी से अनुसरण दक्षिण में सभी राज्यों में होता है, मगर उत्तर में इसका अनुसरण ईमानदारी से नहीं होता है। इसकी वजह से दक्षिण के लोग हिंदी का विरोध कुछ हद तक करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं भी बहुत बार मैं दक्षिण से उतर गया हूँ, वहां पर आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, मगर ये पढ़े लिखे जो होते हैं, हिंदी अध्ययन कराने वाले लोग जो होते हैं, तो उनसे यह पूछा जाता है। मैंने ये दुख के साथ मुझे यह बात कहनी पड़ रही है क्योंकि मेरे साथ इस तरह का अनुभव हुआ है, इसलिए मैं अपना अनुभव, क्योंकि अभी अवसर आया इसीलिए मैं उसका अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे यह पूछा जाता है दक्षिण के बारे में आप क्या जानते हैं। दक्षिण में क्या है, मद्रासी है, यह खासकर यह समझा जाता है। तो मैंने तब बताया कि दक्षिण में सिर्फ मद्रास नहीं है, दक्षिण में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और दक्षिण के लोग केरला कुछ लोगों को अभी कुछ परिवर्तन आ गया है। बहुत पहले, अभी मैं लगभग 20-25 सालों से उत्तर जाया करता हूँ, कभी ऐसा लगा कि उनको मद्रास के सिवा केरल जैसे राज्य है उनको मालूम भी नहीं है। ऐसा मद्रासी दक्षिण के लिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इस तरह के अलग अलग प्रांत है, ये भी मालूम नहीं है। इस अंदाज में लोग बोलते हैं। ये खेद कर विषय है, दुख का विषय है। तो हिंदी का विरोध इस दृष्टि से होता है कि ये उत्तर के लोग किसी दक्षिण छोड़ दीजिए, आपने जैसे कहा कि किसी अन्य हिंदी के अलावा किसी अन्य प्रांत के भाषा को त्रिभाषा सूत्र में तीसरी भाषा के रूप में या दूसरी भाषा के रूप में सीखने के लिए तैयार नहीं। तो इस दृष्टि से यहाँ पर कुछ हद तक हिंदी का विरोध होता है और खासकर और कुछ नहीं। तो मुझे बोलने का अवसर देने के लिए तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सर मेरा भी कोई दो राय नहीं हो सकती। सवाल है, बस मैं एक पंक्ति में अभी मैं आपको बोल सर मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ जरूर मैं अभी आप से मैं कह रहा हूँ कि अभी आप पूछिएगा। बस इसमें मैं इतना जोड़ना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो हिंदी क्षेत्र है, हिंदी क्षेत्र में हिंदी भाषी जो समाज है, समुदाय है, जिसको हम हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र कहते हैं, निश्चित रूप से उसे हिंदूतर क्षेत्र की कोई सी एक भाषा को अनिवार्य रूप से सीखना चाहिए। और इस पर कुछ प्रयत्न हुए भी हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में, लेकिन वो नाकाफी है, जितने होने चाहिए उस तरह से नहीं हुए हैं। और त्रिभाषा सूत्र को जैसा कि अभी डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी कह रहे थे कि उसको ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। यह जरूर है कि अभी बाद में जो कहा कि प्रायः उत्तर के लोग ऐसा मानते हैं कि दक्षिण में केवल मद्रास है, ऐसा हो सकता है कि कोई मिल गया होगा डॉक्टर मंजुनाथ जी को जो थोड़ा सा अनभिज्ञ रहा होगा उधर के भूगोल से। कोई ऐसा सामान्यीकरण नहीं करना चाहिए या ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए जितना ये कहते हुए रचना मिश्रा जी कोई सवाल पूछ रही हैं, उनका स्वागत। जी पूछिएगा। रचना जी हैं, अभी सवाल आप पूछना चाह रही थी। लेफ्ट हो गई शायद, देखिए लेफ्ट हो गई ना। अभी ज्वाइन हो गई। अच्छा। रचना मिश्रा जी, मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? जी। हाँ, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, तो सर मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं भी उत्तर भारत से आती हूँ, पर मैं अभी बैंगलोर शहर में रहती हूँ। तो ये जो त्रिभाषा की बात कर रहे थे, तो वहाँ भी त्रिभाषा सुचारू रूप से जारी रहती है, बट तीसरी भाषा के रूप में हम संस्कृत पढ़ते हैं।
है ना। तो दक्षिण भारतीय भाषाएं या अहिंदी प्रदेशों की भाषाएं नहीं पढ़ते हैं। और हाँ, अभी आजकल संचार के साधन और यातायात के साधन बढ़ने के कारण उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय को और दक्षिण भारतीय उत्तर भारत को ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं। परंतु जैसा मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा नकारात्मक सवाल ही मैं कहूंगी कि और पहले तो मैं प्रमोद सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी और ऐसी जानकारियां देने के लिए जो शायद मेरे लिए नई ही हैं। दक्षिण भारत का हिंदी साहित्य में जो योगदान रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल ये है सर कि न केवल दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में कहें या दक्षिण भारत, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, जहाँ हिंदी मातृभाषा नहीं है, वहाँ पर हिंदी प्रेमियों और हिंदी शिक्षकों जो मुट्ठी भर लोग हैं, उनके अलावा सामान्यतः लोग हिंदी के विरोध में ही खड़े दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके निवारण के लिए क्या किया जा सकता है? पहला प्रश्न ये है। और एक और दूसरा प्रश्न भी है मेरा कि हिंदी शिक्षक होने के नाते ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि हम भी भविष्य में डॉक्टर प्रमोद जैसे हिंदी प्रेमियों को हिंदी प्रेमी बना सकें? क्योंकि आप दक्षिण भारत परिवेश से आते हैं, तो यह आपके लिए आसान होगा कि कैसी रही आपकी जीवन यात्रा। तो यदि आप उसमें प्रकाश डालना चाहेंगे। जी सर। ठीक है। जैसे ये बहुत ही लंबी चर्चा की मांग करने वाला विषय है, अभी जो मुद्दा आपने उठाया है, अभी लगता है कि समय काफी आगे निकल चुका है, 40 के करीब है। जी सर। और ठीक है, मैं संक्षेप में आपको बता दूंगा। अब देखिए, जैसे हमारे पॉलिटिक्स या सत्ता के पास हमेशा कोई ना कोई समस्या होनी चाहिए, उसी समस्या के बल पर वो लोगों को अपने वश में कर ले या लोगों को उसी कुचक्र में किसी तरह फंसा दे, ये सोचते रहते हैं। बताया जाता है कि तमिलनाडु में भी बहुत पहले कांग्रेस इसीलिए सत्ता से हटाए गए थे कि वे वैसे अन्ना डीएमके जैसे बहुत सारे पार्टी इसी तमिल को लेकर खड़े हुए थे। यानी प्रादेशिकतावाद को लेकर इसलिए खड़े होते हैं कि इस तरह की धारणा और गलतफहमी फैलाई जाती है कि गलतफहमी इसलिए फैलाई जाती है कि ये हमारे विरोध में है, हमारी भाषा के विरोध में है, हमारी संस्कृति के विरोध में है और आपके ऊपर कुछ थोप रहा है। जब भी हम दूसरे लोग हमसे कुछ करने के लिए कहते हैं, हमारी प्रवृत्ति ये है, हमारा स्वभाव ये है, उसे मना करता है। अब देखिए, मैं उल्टा आपको बता दूंगा कि जब आजादी मिलते समय, अगर आजादी के समय ही हिंदी को भारत की, मैंने राजभाषा का सवाल उठाया है, राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करते हुए सभी जगह उसकी महत्ता को प्रचारित करने का प्रयास अगर 1947 में किया होता तो क्या होता? सोचिए, आज हमारे पास प्रतिक्रिया, विद्रोह, टेक्नोलॉजी, मीडिया, साइबर स्पेस, सोशल मीडिया, वैसे ही चैटिंग, चीटिंग, इस तरह की बहुत सारी बात आ गई है। और वो समय ऐसा था, उस समय मान लीजिए राष्ट्रीयता को, राष्ट्र की बृहत आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर हिंदी को आजादी के उसी समय पूर्ण रूप से अगर इम्प्लीमेंट करते तो कोई भी विरोध नहीं होता। लेकिन आगे पॉलिटिक्स वालों ने यह समझ लिया है कि हमने देखा है कि कन्नड़ में भी कुछ जगह हुआ था हिंदी के विरोध में, यानी इसलिए कि ये लोकल पॉलिटिक्स है, क्योंकि हम साउथ के जितने भी स्टेट हैं भाषा के आधार पर स्थापित है, भाषा के आधार पर आए हुए स्टेट्स हैं और उनमें भाषा का स्पिरिट रहता। भले ही हम भारतीय कहते हैं या, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जब हम अपने घर की बात आती, अपनी बात आती है, हम घर के लोगों से झगड़ते हैं। जब घर का कॉमन मामला आता है तो घर के लोग एक साथ होते हैं, पड़ोसी लोगों से
या हमारे रिश्तेदारों से झगड़ते हैं। जब हम पड़ोसियों का या दूसरे हमारे गांव के बाहर का मामला आता है तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ बनते हैं। या अपने जिले के बाहर से कोई हमला होता है, हम अपने जिले के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, जिले की स्पिरिट आती है। जब हमारे स्टेट्स के बाहर से, मान लीजिए हम केरल में है, तमिलनाडु से कर्नाटक से कुछ विरोध आता है, हम पॉलिटिक्स, जाति, धर्म सब भूलकर हम एकजुट जाते हैं। हम केरल के हैं, हम मलयाली लोग हैं, हम एक भाषा बोलने वाले हैं। तो भारत के बाहर से जो पाकिस्तान का या चीन का हमला आता है, हम भारतीय हैं, तब हम भूल जाते हैं हम केरल के हैं, तमिलनाडु के, कर्नाटक के हैं या हिंदी प्रदेश के हैं। हम ये बताए हम भारतीय हैं। यही स्पिरिट इसमें काम करता है। इसी स्पिरिट का उल्टा आप देखिए, प्रादेशिकवाद के नाम पर 4 वोट किसी तरह अपने पॉकेट में कर दे, ये स्पिरिट चलता है। आप देखिए, ये एक बात रह गई है, इसलिए इसमें पक्का पॉलिटिक्स रहता है और कुछ नहीं है। लेकिन इसके लिए चाहिए कि सरकार को और जितने भी हमारे कल्चरल सांस्कृतिक संस्थाएं हैं या साहित्यिक संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से ऐसा एक ऑपरेशन उनको चलाना चाहिए कि धीरे धीरे हिंदी की व्यापकता को फैलाए, हिंदी की व्यापकता को फैलाए और हिंदी के लिए प्रोत्साहन मिले, अन्य लोगों के लिए भी, अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन मिले। और भाषाई इस तरह की, जैसे पहले एक सर ने बताया भी है कि हम दूसरी भाषाओं को भी अपनी भाषा में शामिल करें। आप देखिए, हिंदी में आप 10 शब्द तमिल का यूज करते हैं तो तमिल वाले ये फील करेंगे कि हमारी भाषा को वे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी भाषा का इतना वैल्यू है। और आपने सब शब्दों को अपने शब्दकोश में जोड़ दिया, और हिंदी ने जैसे हम तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशी शब्दों को जोड़ दिया है, उसी तरह क्यों न भारतीय भाषाओं के शब्दों को आप अपना लीजिए, भारतीय भाषाओं के शब्दों को अपना लीजिए और भारतीय भाषाओं की शब्दावली हिंदी में जोड़कर ऐसे एक अखिल भारतीय स्वरूप हिंदी का बना लीजिए जिसमें सारी भारतीय भाषाओं के शब्द हो। और हम तमिल के भाषी, कन्नड़ के भाषी या केरल के लोग ये गर्व महसूस करेंगे, हिंदी वाले जो बोल रहे हैं इसमें 10 शब्द मलयालम के हैं, कन्नड़ के हैं, तमिल के हैं, तो उनमें भाषा, ये मानसिक भावना है। ऐसा नहीं कि आपने एक नियम कानून पास कर दिया है, एक रूल बना दिया है, एक ऑर्डिनेंस निकाला है, उसी से आप कुछ नहीं कर सकते आज के जमाने में, क्योंकि लोग इतना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है इस तरह की भावना को जब हम शब्दावली, शब्दकोश बना रहे हैं और शब्दावलियों को और भी विशाल दृष्टि से देखने का प्रयास करें, केवल हम इस पर नहीं रहे कि हम संस्कृत के शब्दों को ही जोड़ते रहेंगे, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, वो ठीक है, लेकिन उससे परे हमारे दिल को, दिमाग को खोल कर रखना है। किस तरह सभी को भावनाओं को हम मानेंगे, सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सोचने के लिए किसके पास समय है। मैं ही बता रहा हूँ और अपनी जीवन यात्रा के बारे में हम बताने के लिए समय नहीं है, इसलिए हम बाद में किसी अवसर पर वो सब शेयर करेंगे। मुझे अभी यही कहना है। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने ये बताया कि क्या किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि रचना जी भी संतुष्ट हुई होंगी और भी हमारे जो प्रतिभागी साथी हैं वो भी। तो समय बहुत हो गया है, 1.25 घंटे होने जा रहे हैं और वक्त कैसे आपसे बातचीत करते हुए मन कह रहा है कि अभी इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन समय की सीमा, समय बीतने का पता नहीं चला, 2 घंटे होने वाले हैं। समय की सीमा को देखते हुए इसको रोकना होगा। अगर किसी के कोई बहुत जरूरी सवाल हो तो अभी हम अंतिम सवाल ले सकते हैं। सर डॉक्टर गीता दुबे बोल रहे हैं। जी बोलिए सर। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रमोद कोपरत सर जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर। इतना सुंदर, इतना व्यापक, विस्तृत विषय यह था और इतने कम समय में जो आपने प्रस्तुत किया है सर, यह आपकी शोध वृत्ति को दर्शाता है।
और आयोजक मंडल को भी हमें हमारा बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतने सुंदर विशिष्ट व्यापक विषय को आपने डॉक्टर प्रमोद सर के माध्यम से जो प्रस्तुत कराया, ये आपके भी जो है बड़ी ही उत्कृष्ट मानसिकता का द्योतक है सर, और इसके लिए आप लोग भी साधुवाद ग्रहण करें। हम केवल इतना कहना चाह रहे थे सर, बड़ा ही अच्छा लगा। हमने सर अपना रिफ्रेशर कोर्स अभी हाल में ही सर के ही जो है संयोजकत्व में अपना संपन्न किया है नवंबर माह में। और सर हमको ये जान के आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये ई अधिगम के रूप में जितना समय आपके व्याख्यान में था सर, आपने बड़ी ही ईमानदारी के साथ सर उतना ही समय प्रश्न काल में जो दिया है, और इतनी सुंदर साहित्यिक परिचर्चा के एक हम सहभागी के रूप में हैं, हम अपने को भी गौरवान्वित और सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और सर समय कम है तो इसलिए बस केवल साधुवाद ग्रहण करें, और मुझे एक बार पुनः ई अधिगम के रूप में प्रमोद सर जी को बार बार करबद्ध प्रणाम कर रहे हैं सर। बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद गीता जी, ये सब आपका स्नेह है, आपकी भावनाएं हैं, हम सबकी भावनाएं एक ही है, इसलिए धन्यवाद गीता दुबे जी। इसी क्रम में अब समापन की ओर चलते हुए हमारे साथ जो प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं, सबके प्रति मैं आयोजक मंडल की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।